स्वागत साथियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एमिशंस में। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन के कारण सारे जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो आज की जो बात करने जा रहे हैं वो है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के उन प्रशिक्षुओं से जिनका कंप्यूटर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया या जिनकी जो तैयारी है कंप्यूटर में वो थोड़ी अधूरी सी रह गई है। तो कंप्यूटर सीरीज़ में हम लोग अब आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूरे कंप्यूटर का सिलेबस जो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का है उसको पूरा देखेंगे, समझेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। अब हम लोग पूरा ये जो करने वाले हैं, किस तरीके से हमारा प्रोसीजर रहेगा एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करने का, उस प्रोसीजर को आप एक बार देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। तो 3 स्टेप्स यदि हम ये फॉलो कर लेंगे तो आसानी से हमारा एग्ज़ाम है वो अच्छा स्कोर योग्य हो जाएगा। तो पहला जो हम यहाँ पे काम करेंगे वो है हमारा कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स का संक्षिप्त रूप में विश्लेषण। यानी कि जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसे कि हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं वो हम आपको आगे सिलेबस में बताएंगे, तो हर यूनिट का जो टॉपिक रहेगा, जो उससे संबंधित टॉपिक्स रहेंगे, उनका हम शॉर्ट रूप में पूरा विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि उन टॉपिक की जो जानकारी है वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। और हमारी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी पाठ से बनने वाले व पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन। यानी कि जब हम टॉपिक्स को कवर करेंगे तो उससे जो क्वेश्चन बनेंगे और पिछली एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चन बने थे उनका अध्ययन हम लोग दूसरे स्टेप्स में करेंगे। और जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी की जाँच करना। तो यानी कि पूरा हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ा है, पूरा लेसन कंप्लीट किया है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर ये जांच करेंगे कि उसकी स्कोर कितना अच्छा हो रहा है, कितना हम सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम ये 3 स्टेप्स आसानी से फॉलो कर लेंगे तो हमारी जो स्कोरिंग कैपेबिलिटी है वो 100% इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज अपने सिलेबस की ओर। आखिर हमारा जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर उसका सिलेबस क्या है। तो हमारे डीएलएड के सेमेस्टर में केवल 5 यूनिट हैं। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है आपका कंप्यूटर का परिचय, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी यूनिट है हमारी कंप्यूटर सिस्टम। तीसरी यूनिट है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसी के अंतर्गत आपका आएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और चौथी यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे सामान्य एप्लीकेशन पर वर्ग। और जो लास्ट यूनिट है वो है डॉक्यूमेंट एवं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग। तो ये 5 यूनिट ही हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर सिलेबस में है, जिनको हम लोग 1 बाय 1 उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग जो पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा कंप्यूटर का परिचय। तो जिसमें हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है और कैसे कैसे कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप हुआ और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। तो आपको इस कंप्यूटर का इतिहास चलिए बताते हैं। कंप्यूटर का जो प्रारंभ है वो आदिकाल से ही माना जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब मनुष्य ने गिनने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग प्रारंभ किया और इसी विकास के क्रम में अनेक युक्तियों की खोज हुई। यानी कि जब कंप्यूटर डेवलप्ड हो रहा था तो उसके क्रम में बहुत सारी चीज़ें खोज हुई और उन्हीं खोज का परिणाम है कि आज हम लोग इस आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो क्या क्या वो खोजें हुई उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपके कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन खोजों के बारे में जो डाटा आपसे पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो पहली जो खोज हुई थी वो हुई थी एबेकस की। अब ये एबेकस क्या होता है, तो आप यहाँ पे फोटो में साइड में देख पा रहे हैं, हमको एक फ्रेम दिख रहा है जिसमें गोटियाँ कलरफुल उसमें पोई हुई हैं। तो देखते हैं क्या है। यह एक ऐसी यांत्रिक मशीन थी जिसका आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो आपको डाटा याद रखना है कि अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और इसमें होता क्या है, इसमें तारों के फ्रेम में मिट्टी के गोले या बीड पिरोए होते थे और इसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा करने व भाग करने में होता था। तो यहाँ पे जो जरूरी जानकारी है वो मात्र इतनी है कि इसकी खोज चीन में हुई थी और इसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा करने व भाग करने में किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आई होप सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो दूसरी हमारी खोज महत्वपूर्ण रही है इसी क्रम में वो कौन सी थी? पास्कलाइन थी। अब ये पास्कलाइन क्या होता है, तो ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के गणितज्ञ थे, उन्होंने सन 1645 ईस्वी में एक एडिंग मशीन का आविष्कार किया था। एडिंग मशीन जो केवल जोड़ कर सकती थी या घटाव कर सकती थी। साइड में उसकी फोटो भी है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट डाटा केवल इतना याद रखना है कि किसने पास्कलाइन का इन्वेंशन किया, तो ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? 1645 में किया और इसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, जो केवल जोड़ या घटाव कर सकती थी। तो 2 ये महत्वपूर्ण खोजें हुई।
अब तीसरी जो महत्वपूर्ण खोज थी वो थी जैकार्ड लूम। जैसे कि साइड में इसकी फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो जैकार्ड लूम क्या है? सन 1801 ईस्वी में एक फ्रांसीसी बुनकर थे जिनका नाम था जोसेफ जैकार्ड। क्या नाम था? जोसेफ जैकार्ड था। इन्होंने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिजाइन को छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पंच कार्ड लगे हुए हैं, ऊपर यहाँ पे धागे लगे हुए हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे बुनकर का और यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो इसकी शुरुआत हुई थी, जब कंप्यूटर से आपको पता होगा आज के टाइम में सारे काम हो, चाहे डिजाइनिंग हो, चाहे किसी प्रकार की प्रिंटिंग हो, सारे कंप्यूटर के ही वर्क हैं। तो जो सोच की शुरुआत हो रही थी वो यहाँ से हो रही थी। तो जो जैकार्ड लूम है, इन्होंने सन 1801 ईस्वी में जोसेफ जैकार्ड ने जैकार्ड लूम का आविष्कार सन 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उस समय का इन्वेंशन था वो था डिफरेंस इंजन। यहाँ से शुरुआत होती है असली कंप्यूटर के बनने की। तो सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने यांत्रिक गणना करने के लिए एक इंजन का आविष्कार किया जिसको डिफरेंस इंजन का नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें गियर और सॉफ्ट लगे थे। क्या लगे थे? गियर और सॉफ्ट लगे थे, और यह भाप से चलती थी। ये जो डिफरेंस इंजन था किससे चलता था? भाप से चलता था। और आपको यहाँ पे जो जानकारी और याद रखनी है कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय बन सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर का स्वर्ण युग काल किसे माना जाता है। तो 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक समय है उसको कंप्यूटर का स्वर्ण युग माना जाता है। और आपको पता होगा कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यानी आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो हैं आपके चार्ल्स बेबेज। और डिफरेंस इंजन का जिन्होंने आविष्कार किया था 1822 में। तो यही केवल यहाँ पे जरूरी जानकारी थी। साइड में आप डिफरेंस इंजन की फोटो भी देख सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा आविष्कार आया वो था हमारा एनालिटिकल इंजन। अब ये एनालिटिकल इंजन क्या होता है? जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा डिफरेंस इंजन के बारे में, तो उसी का ये डेवलप्ड रूप है एनालिटिकल इंजन। सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन का विकसित रूप प्रस्तुत किया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर का जो वर्क करने की प्रोसेस है, जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो एनालिटिकल इंजन पर ही पूरी डिपेंड है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। अब अगला जो इसी क्रम में आविष्कार हुआ वो था मार्क 1 का। अब ये मार्क 1 क्या है? सोचने वाली बात है। डॉक्टर हॉवर्ड आइकन ने 1944 में एक ऐसी मशीन बनाई जिसका नाम पड़ा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। नाम याद रखना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ये हॉवर्ड आइकन ने 1944 में इस मशीन का आविष्कार किया था। और इन्हीं के नाम पे जो यूनिवर्सिटी चलती है, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी, उसने इसका नाम मार्क 1 रखा। क्या रखा? मार्क 1 रखा। ठीक है, तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि मार्क 1 का आविष्कार किसने किया, तो डॉक्टर हॉवर्ड आइकन ने किया। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। दुनिया का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन है? तो मार्क 1 है। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा डिस्कवरी हुआ वो था ABC। अब ये ABC क्या है? ABC नॉट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इट इज द एटना-सॉफ्ट-बेरी कंप्यूटर। ABC का मतलब होता है एटना-सॉफ्ट-बेरी कंप्यूटर, जिसकी खोज 1945 ईस्वी में एटना-सॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी, दो यहाँ पे साइंटिस्ट आपको नाम याद रखने हैं। एक आपका एटना-सॉफ्ट थे और दूसरे थे क्लिफर्ड बेरी। इन्होंने इसका आविष्कार किया था और यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यह इस पूरे आपको स्लाइड में दो जानकारी मिली कि पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन था? मार्क 1 था। और पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो ABC यानी कि एटना-सॉफ्ट-बेरी कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे आपको जो एनालिटिकल इंजन की तस्वीरें आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थी उनको आप देख ही चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आती हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किस तरीके से शताब्दियां समय गुजरता गया और उनके साथ साथ कंप्यूटर में नई नई प्रोसेस आती गई, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को अभी केवल 5 टाइप्स में ही डिवाइड किया है: फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ। अब आपको इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखना है कि फर्स्ट पीरियड जो आपका फर्स्ट जनरेशन रहा वो कहाँ से कहाँ तक रहा, प्रथम पीढ़ी। तो जो प्रथम पीढ़ी थी वो आपकी 1946 से 1959 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। सेकंड 1959 से 1965 तक, तीसरी 1965 से 1971 तक, चौथी 1971 से 1980 तक, और जो पंचमी फिफ्थ जनरेशन है वो 1980 से अभी भी चल रही है। यदि आपसे ये पूछे कि हम लोग किस जनरेशन में रहे हैं, तो फिफ्थ जनरेशन में रहे। आपको पता होगा जो मोबाइल में टेक्निक होती है 2G 3G 4G 5G, उसका भी G का मतलब जनरेशन होता है। तो आजकल जो हमारे इंडिया में तो 4G टेक्निक चल रही है, लेकिन वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में यदि देखा जाए तो 5G टेक्निक स्टार्ट हो चुकी है, जिसको फिफ्थ जनरेशन कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं।
अब इनमें इनकी पीढ़ियों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके जो क्या क्या विशेषताएं थी, उनसे क्या क्या लाभ हुए और क्या क्या उनके दोष या हानि या लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, उनको हम लोग एक स्लाइड में देखने वाले हैं। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको देखिए, उनकी क्या क्या विशेषताएं और लाभ थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। इंपॉर्टेंट जानकारी क्या कि जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रूप में किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। दूसरी जानकारी, वैक्यूम ट्यूब से डिजिटल कंप्यूटर का आगमन संभव हुआ, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत हुई वो किसके कारण से हुई, जो सर्किट था वैक्यूम ट्यूब उसी से इसकी शुरुआत हुई। और ये कंप्यूटर की जो स्पीड होती थी वो मिली सेकेंड की गति से होती थी, यानी कि इसकी स्पीड उस समय के कंपैरिजन जमाने से कंपैरिजन की जाए तो काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती थी। ठीक है, अब इस जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें क्या क्या दिक्कतें आती थी उसको देख लीजिए। ये आकार में बहुत बड़ा भारी होता था और इससे जो हमारा रिजल्ट आता था वो अविश्वसनीय होता था। मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 100% हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, लेकिन 99% तक आप इसका जो डाटा होता था वो एक्यूरेट आता था। तो ये अविश्वसनीय था एक तरीके से, और इन्हें दूसरे स्थानों पर नहीं ले जा सकता क्योंकि इनका जो साइज होता था वो लगभग एक हॉल या कमरे के बराबर हुआ करता था। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब हम बात करते हैं अगले जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या क्या विशेषताएं, लाभ और दोष, हानियां, लिमिटेशंस थी। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ध्यान रखना, पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, और पहली पीढ़ी की तुलना में ये आकार में थोड़ी छोटे हो गए थे और इनसे जो हीट निकलती थी वो कम निकलती थी कंपैरिजन टू फर्स्ट जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब इसमें क्या था, वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी। जब आप कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क करते थे तो वो जल्दी, यहाँ पे लिखा था कम गर्मी उत्पन्न करते थे, मतलब पहले के कंपैरिजन में कम गर्मी उत्पन्न करते थे, लेकिन फिर भी वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी, मतलब उनको ठंडा करना पड़ता था जब ज़्यादा वर्क लोड हो जाता था। अधिक रखरखाव की आवश्यकता पड़ती थी। व्यक्तिगत घटक के इकाई के रूप में अलग अलग कार्य करते थे, यानी कि अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि व्यक्तिगत घटक यानी कि अब हर इंसान को अलग अलग जो काम करना है इस पर, उसके लिए पर्सनली अलग वर्ग के लिए अलग अलग इंसान डेडिकेटेड होता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगली जो पीढ़ी थी उसके कंप्यूटर में क्या विशेषताएं रही हैं। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखना, पहले में आपका क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर आया और तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप। ठीक है, और इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होना स्टार्ट हो चुका था। और इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो थे IBM 360, IBM 370, CPC 1700, POP 11/45। ये आपके तीसरी पीढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। कभी आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कुछ उदाहरण बताइए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। और इसमें क्या क्या परेशानियां रही इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, कई स्थितियों में वातानुकूलन की आवश्यकता होती थी, यानी कि जो दूसरी पीढ़ी में तो हर छोटे से वर्ग के बाद वातानुकूलन यानी कि उसको ठंडा करना पड़ता था, लेकिन इसमें डिफिकल्ट स्थितियों में ही उसको ठंडा करने की आवश्यकता होती थी जब आप ज़्यादा वर्कलोड करते थे। और आईसी चिप्स जो इसमें यूज हुई थी उसके निर्माण में परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता होती थी जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी। मतलब आईसी चिप्स को बनाना काफ़ी डिफिकल्ट था उस समय के कंपैरिजन में। बढ़ते हैं अपनी जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है उसके बारे में जानने के लिए। तो चौथी कंप्यूटर की जो विशेषताएं थी ये आकार में छोटे होने लगे थे जो हमारी पहली जो पीढ़ियाँ हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, और पिछली पीढ़ी की तुलना में ये अधिक विश्वसनीय थे, यानी कि इनसे जो रिजल्ट आते थे वो काफ़ी अच्छे आते थे या 99.9% एक्यूरेट आप कह सकते हैं। और ऊष्मा का उत्सर्जन इनमें बहुत कम होता था। इसकी जो दो हानियाँ थी, इसमें जटिल सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता था, यानी कि आपको अच्छा सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा तब ये अच्छे रिस्पॉन्स दिया करते थे। और अत्यधिक परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता होती थी चिप के निर्माण में, जैसे कि आपको पता है कि आईसी चिप्स इसमें भी हो रही थी, बस इसके साइज में ही थोड़ा चेंजेस आए थे। और आपको पता है आईसी चिप्स में काफ़ी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर थे जो अभी आपके चल रहे हैं उनमें क्या था उनके बारे में देख लो। यह एक बहुमुखी उपकरण है जो आजकल चल रहे हैं जिसके द्वारा विभिन्न कार्य कर सकते हैं। आपको पता होगा आज के समय में जो पीसी हैं, लैपटॉप हैं, उनसे क्या क्या काम हो सकते हैं बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। यह अन्य पीढ़ियों की तुलना में कम लागत में तैयार किया गया। मतलब कि जो बड़े बड़े कंप्यूटर और पहले के जो पीढ़ियों के जो कंप्यूटर हैं वो हैवी होते थे जिनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता था, लेकिन इनको कंपेरिजन टू उनमें इस पर कम कॉस्ट लगा है। और इसकी गति भी अब अभी तक की सबसे तेज़ गति थी। आपको पता है डेवलपमेंट हुआ है तो अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम
कि जानने से पहले आपको पहले तो कंप्यूटर की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो आपको यदि एग्जाम में परिभाषा पूछी जाए कंप्यूटर की तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको याद नहीं रखनी है, एक परिभाषा पर आप डिपेंड रहिए, आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों पर प्रक्रिया करने वाला यंत्र है जो अंकीय गणनाओं के साथ साथ तुलना और तार्किक निर्णय की क्षमता भी रखता है। ये आपकी कंप्यूटर की परिभाषा हो गई। अब कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हाई स्पीड इसमें वर्क हो सकता है, तो तीव्र गति इसकी विशेषता है, शुद्धता, विश्वसनीयता, स्मृति। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जिनके बारे में बताते जाइए तो कितना भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जानकारी लेते हैं कंप्यूटर के प्रयोग एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र, यानी कि कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आजकल जो एजुकेशन हो रही है, सबसे बेहतरीन तरीका हम लोगों को ही समझ लीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़िया हो रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में मूवीज़, गेम, ये सब मनोरंजन के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आजकल तो कोई भी आपका ऑपरेशन हो, कोई भी चीज़ें हो, वो सब आपके चिकित्सा के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही रन कराए जाते हैं, कंट्रोल कराए जाते हैं, और आपका वैज्ञानिक कार्यों में भी इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो वैसे बहुत सारे उपयोग हैं कि आप जितना भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, कभी आपने ये सोचा है? तो यदि कंप्यूटर के प्रकार की बात की जाए तो कंप्यूटर को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। अब आप किस किस प्रकार में बांटा गया है? पहला है आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण के आधार पर, यानी कि जो आंकड़े प्रस्तुत हो उसके आधार पर कंप्यूटर को अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आकार एवं तीव्रता के आधार पर कि उनका साइज कितना है, वेट कितना है, और उनकी प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी यानी कि कैपेसिटी कितना है। तो कंप्यूटर दो प्रकार के हैं, आंकड़ों की प्रस्तुति के आधार पर और आकार एवं तीव्रता के आधार पर। तो आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और दूसरा है जो हमारा आकार एवं तीव्रता के आधार पर, इस प्रकार से कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब इन कंप्यूटरों के बारे में हम लोग संक्षिप्त में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एनालॉग डिजिटल हो गया, ये आपका हाइब्रिड हो गया, और ये आपके सारे कंप्यूटर हो गए, माइक्रो, मिनी, पर्सनल, सुपर और लैपटॉप, टैबलेट, ये सब क्या हैं उसके एग्जाम्पल हैं मिनी और सुपर कंप्यूटर के। ठीक है, अब आप आगे देखिए एनालॉग कंप्यूटर, और नीचे लिखा है डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनको आप एक बार नज़र डाल लीजिए। ये विद्युत के भौतिक गुणों पर आधारित होता है, इसीलिए इसमें बाइनरी फॉर्मेट की कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें जो बाइनरी डिजिट 0 1 का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें उन जटिल गणनाओं को आसानी से हल किया जा सकता है जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर हल नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके इसकी विशेषताएं और लाभ हैं। बहुत सारे इसके अलावा भी यूजेज हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में कुछ कुछ चीज़ों को समझेंगे। और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, बहुत अधिक मात्रा में डेटा को इसमें एकत्र नहीं किया जा सकता है, इनकी क्रियान्वयन लागत बहुत अधिक होती है। तो ये इसकी प्रॉब्लम वाली बात है किनकी, एनालॉग कंप्यूटर की। अब डिजिटल कंप्यूटर पर एक बार नज़र डालते हैं, तो इसमें बाइनरी कोड 0 और 1 का इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई भी जो डाटा हो उसको ये पहले तो बाइनरी कोडिंग में करते हैं, उसको ट्रांसफर 0 या 1 के रूप में, और इसमें भी कठिन गणनाओं को सरलतापूर्वक आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इन कंप्यूटरों में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो वॉलेटाइल मेमोरी, एक तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जब मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ध्यान कर लीजिए कि दो प्रकार की मेमोरी होती है डिजिटल कंप्यूटर्स में, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, जिसके कारण से इसमें अधिक डाटा स्टोर किया जा सकता है। अब इसकी जो प्रॉब्लम वाली बात वो है कि ये मानव पर निर्भर है और ये रोबोटिक पद्धति पर वर्क करता है। ठीक है, अब मानव पर भी निर्भर है, रोबोटिक पद्धति पर कार्य करते हैं। इसकी बात ये है कि हम लोगों को इसको कंट्रोल करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, ऑटोमेटेड पद्धति को इसमें शो नहीं करती है। अब इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम वाली बात होती है डिजिटल कंप्यूटर की, वक्स, वायरस आदि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। यदि किसी डिजिटल कंप्यूटर में कोई बग्स आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई एरर आ गया, कोई वायरस आ गया, तो जिस कारण से उसके रन करने की जो प्रोसेसिंग होती है वो रुक जाती है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, हाइब्रिड कंप्यूटर को समझते हैं। तो इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर का गुण समाहित होता है। जैसे कि आपने पहले अभी एनालॉग कंप्यूटर के गुण दोषों को समझा, डिजिटल कंप्यूटर के गुण और दोषों को समझा। हाइब्रिड कंप्यूटर उन दोनों का है कॉम्बो। क्या है? कॉम्बो है, यानी कि दोनों प्रकार की जो त्रुटियां थी, दोनों प्रकार के जो इंप्लीमेंट्स या पावर थे, उनको यहाँ पे जोड़ करके एक मल्टी टैलेंटेड कंप्यूटर बनाया गया है, जिसको हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दिया गया। इसकी गति और प्रसिद्धता काफ़ी अच्छी होती है। ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता होने के कारण इसका प्रयोग मेडिकल साइंस में
सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे और दूसरे प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो आकार के आधार पर, उनमें भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो इसमें जो प्रोसेसर होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। आपको इनका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर के कोई एग्जाम्पल बताइए। तो आप जितने भी आपके पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टैप, मैक, IBM, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब बात करें इसी प्रकार मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो इसकी कार्य करने की गति और क्षमता अधिक होती है। इसमें एक साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आदि में किया जाता है। इसके भी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, IBM 370, IBM 5x390, यूनिमैक 1110, ये सब आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ये दो जो माइक्रो और मेन फ्रेम थे आकार के आधार पर समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम से थोड़ी छोटे होते हैं और इसमें भी एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक साथ में बहुत सारे लोग वर्क कर सकते हैं। और V0386 सुपर चिप का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मिनी कंप्यूटर में किस चिप का प्रयोग होता है, तो V0386 चिप का प्रयोग किया जाता है। और AS400, HP 9000, RISC 6000 ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल है किसके, मिनी कंप्यूटर के। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, जिनकी संग्रहण क्षमता व गति बहुत अधिक होती है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परमसी डैक। क्या नाम था, परमसी डैक, जो कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको 1991 में यानी कि 1991 में डेवलप किया गया था। उसके बाद भी कई सारे सुपर कंप्यूटर आए, जिनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। क्रे 3 साइबर 205 परम, ये पूरे वर्ल्ड के कुछ आपके सुपर कंप्यूटर हैं, उनमें से यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका इस समय विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का इस समय सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो 17 पेटाफ्लॉप टाइटन, नाम याद रखना आपको, क्योंकि आपके और भी एग्जाम्स में ये जानकारी आपको लिए मददगार साबित हो सकती है। तो 17 पेटाफ्लॉप टाइटन जो विश्व का तेज सबसे सुपर कंप्यूटर है। और भारत का यदि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का पूछा जाए तो वो है आपका प्रत्यूष। क्या है, प्रत्यूष। तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लोग अब जो हमारा पहला स्टेप था पहले यूनिट का, वो तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग जो दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे कि इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनका हल करेंगे, और उसी में हम लोग साथ साथ मल्टीप्लाई क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ ये देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और जो भी आपके समझने में प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आपके समस्त प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर किया जाएगा।